हेलो लर्नर्स, क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 3 इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस। ये पूरा वन शॉट वीडियो है। पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया गया है इन वन वीडियो। सो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीलिमा रॉय एंड आई एम गोइंग टू टीच यू सोशल स्टडी। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो अगर हम टॉपिक देखें कौन से टॉपिक हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, तो सबसे पहले आप ये जानो कि हम इंडिया में कौन से इंटरनल चैलेंजेस इंडियन को फेस करना पड़ा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के वक्त, जब इंडिपेंडेंस हो गया था उसके बाद कौन से प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस करना पड़ा था, कौन सा चैलेंजिंग सिचुएशन आया था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 में। जो तो टॉपिक है हमारा वो चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज सेपरेटिस्ट मूवमेंट। सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्या होता है? वर्ड सेपरेट से ही आपको समझ में आता होगा। सेपरेटिस्ट मतलब सेपरेट, कुछ ऐसे मूवमेंट जो सेपरेट के लिए बनाया गया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट साइड में इंडिया के जो नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट है उसमें बहुत सारे इश्यूज आए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया गया था। वो डिमांड कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुछ डिमांड था, वो हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो मूवमेंट आया था वो है नक्सलिज्म। क्या है ये नक्सलिज्म, कहां से स्टार्ट हुआ था, आगे देखेंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट है सोशलिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है और रीजनलिज्म क्या होता है, कैसे ये एक प्रॉब्लम बना था इंडिया के लिए, वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो ये 4 टॉपिक है जो हमारे पूरे टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है, इंडिया इंटरनल चैलेंजेस। ये हमें पढ़ना है इंडिया में कौन से इंटरनल चैलेंजेस फेस करना पड़ा था। ये 4 चैलेंजेस जो फेस करने पड़े थे इंडिया को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। सो अगर आप चाहते हो कि आपको ये नोट्स मिल जाए इन द जो जिस पे भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो भी हमारा फॉर्मेट है टीचिंग का, ये आपको मिल जाए, तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, शुभम झा क्लास 9th। ऑल्सो इफ यू वांट कि आपको नोट्स एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मिले, प्रॉपर फॉर्मेट में मिले, सीक्वेंस वाइज में मिले, तो आप इजी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आप साइड मेन्यू में जाना, साइड मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप फ्री मटेरियल में जाना। फ्री मटेरियल में जब आप जाओगे तो सारे जितने भी चैप्टर्स हुए हैं वो सीक्वेंस वाइज में आपको मिल जाएगा। सोशल स्टडी, साइंस, सबका आपको सीक्वेंस वाइज में मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा सेपरेटिस्ट मूवमेंट से पहले जो टॉपिक है वो है हमारा अनरेस्ट पंजाब। अनरेस्ट शब्द का मतलब क्या होता है? अनरेस्ट, रेस्ट मतलब होता है कि जब हम रेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि जब हम आराम कर रहे हैं, ठीक है, जब कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अनरेस्ट मतलब कि जब पंजाब में जो प्रॉब्लम चल रहा था, जब वहां के लोग परेशान थे। ऐसा क्या हुआ था जहां पे पंजाब के लोग परेशान थे? ऐसा क्या हुआ था एक्चुअली? जब 1973 में अखिल दल की एक पार्टी बनी थी, जो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी था पंजाब में, अखिल दल की पार्टी, उसे हम कहते हैं आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। ठीक है, ये पार्टी पास हुई थी, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन इसे हम कहते हैं। जब अखिल दल की पार्टी आई थी तो उस टाइम में उनका कुछ डिमांड था। डिमांड क्या था? द डिमांड इन दिस रिजोल्यूशन, इस पीरियड में जो डिमांड था वो कुछ डिमांड इस प्रकार से था। सबसे पहला डिमांड था कि चंडीगढ़ शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ पंजाब, चंडीगढ़ पंजाब का पार्ट होना चाहिए। सेकंड डिमांड ये था कि पंजाबी स्पीकिंग पीपल जितने भी डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में रह रहे हैं वो पंजाब के माने जाना चाहिए। दैट इज द पंजाबी स्पीकिंग पार्ट इन अदर स्टेट शुड इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब, वो भी पंजाब के स्टेट पे इंक्लूड होना चाहिए। थर्ड जो इनका डिमांड था कि जो रिक्रूटमेंट हो रहा है 6 पीपल का इंडियन आर्मी में, वो बढ़ना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, वो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, देन फोर्थ जो उनका डिमांड था कि पंजाब स्टेट को ऑटोनॉमी बना। ऑटोनॉमी मतलब कि उनको अपना खुद का रूल और रेगुलेशन बनाने दो, उनको एज ए हम कह सकते हैं कि
हम कह सकते हैं एज ए कि वो किसी और पे डिपेंड ना रहे, ठीक है। वहां की सरकार खुद और खुद रूल और रेगुलेशन बनाए, ऑटोनोमस कर दे, ऑटोनोमस बॉडी कर दे, ठीक है। ये कुछ 4 डिमांड था किसका, पंजाब का, एट द टाइम ऑफ अखिल दल पार्टी, और उनका ये डिमांड था बेसिकली। बट जब अखिल दल की पार्टी पावर में थी 1977 में, तो उस टाइम में एक और डिमांड ये रखा गया कि पंजाब में जो रिवर स्केल है वो लार्ज स्केल पे है, ठीक है। रिवर की जो पानी है वो लार्ज स्केल पे है, जिसकी वजह से अमृतसर जो एक होली प्लेस है, ठीक है, पंजाब का, वो सब पंजाब में ऐड होना चाहिए, अमृतसर भी पंजाब में आ जाना चाहिए। उनका कहना यही था। व्हाइल टेकिंग द चार्ज दे आस्क्ड फॉर लार्जर स्केल ऑफ रिवर वाटर ऑफ पंजाब, होली स्टेटस ऑफ अमृतसर। रिवर वाटर का ज्यादा स्टेटस होना चाहिए पंजाब में, क्योंकि पंजाब में क्या है, अमृतसर है, और अमृतसर हम कह सकते हैं गोल्डन टेम्पल, होली प्लेस है, होली सिटी है, ठीक है। ऑल्सो 1980 में एक मूवमेंट बनाया गया था जिसका नाम है इंडिपेंडेंट खालिस्तान, और इस खालिस्तान का डिमांड रखा गया था फ्रॉम दी पंजाब। ये खालिस्तान का जब डिमांड रखा गया था तो उस टाइम में जो अखिल दल के जो लीडर थे उनका नाम है संत हरचरण सिंह लोंगोवाल, ठीक है। वो डायरेक्ट करते थे लोगों को, और ज्यादातर उनका जो स्टे था वो कहाँ पे था, गोल्डन टेम्पल में था। गोल्डन टेम्पल में वो स्टे करते थे। जब वो गोल्डन टेम्पल में स्टे करते थे तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जो आर्म वगैरह यूज हुआ करता था वो गोल्डन टेम्पल में ही रहता था। एंड वहां से ही खालिस्तान के सपोर्टर आए, जिसमें से एक नाम रखा गया है, नाम है जाते संत जर्नैल सिंह ब्रिंदलवाला, ठीक है। यहां से खालिस्तान का डिमांड होना शुरू हुआ था। जब खालिस्तान का डिमांड होना शुरू हुआ था तो एट द टाइम ऑफ 1981 उस टाइम में एक मर्डर हुआ था एक न्यूज एडिटर का, और न्यूज एडिटर का नाम था लाला जगत नारायण। इनका मर्डर हुआ था बाय दी ब्रिंदलवाला, ठीक है, बाय दी ब्रिंदलवाला। और ब्रिंदलवाला को फिर जेल ले जाया गया था, ठीक है। जब वो जेल गए थे तो बट कुछ ही दिन में वो जेल से फिर से निकल गए थे, ठीक है। और यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे जो पंजाब के जो उस टाइम में प्रेसिडेंट रूलिंग थे, ठीक है, वो पंजाब के लिए डेवलपमेंट के लिए डिमांड कर रहे थे 1983 में। और ब्रिंदलवाला उस टाइम में कहा जाता था कि वो जेल से निकल करके कहाँ पे स्टे कर रहे थे, तो दैट इज इन अकाल खत कहा जाता है, रिलीजियस प्लेस को कहा जाता है अकाल खत, उस टाइम में कहा जाता था। तो इस यहाँ पे वो स्टे करते थे। ब्रिंदलवाला को कैप्चर किया गया था गोल्डन टेम्पल में फिर से, और वहां पे देखा गया कि वो बिल्ड किए थे गोल्डन टेम्पल में बड़े बड़े बैरिकेड्स जो था वो सैंड का जो बैग होता है उसका वो बैरिकेड्स क्रिएट कर दिए थे ताकि कोई भी इधर से उधर ना आ जा सके, ठीक है। तो ये फोर्ट वो एक कैसा दिख रहा था, वो एक टेम्पल कम और फोर्ट ज्यादा दिख रहा था, कुछ इस तरीके से दिख रहा था। ये आप देख रहे हो सैंड का, तो ये जो सैंड का है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैरिकेड्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे बैरिकेड्स बना दिया गया था। बट यहाँ पे खालिस्तान का डिमांड चल ही रहा था। उस वक्त एक ऑपरेशन आई थी जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड कौन कर रहे थे, तो दैट वर मेजर जनरल कुलदीप सिंह परर, वो लीड कर रहे थे। ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 3 जून 1984 में, और ये मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्योंकि सुबह का टाइम से ये स्टार्ट हुआ था एंड ये 3 दिनों तक चला था, दैट इज 6 जून को ये एंड हुआ था। इसमें जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, मिलिट्री के जो लोग थे, ठीक है, वो बहुत मिलिट्री आर्मी जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से इसे अटेंड की। और यहाँ पे देखा गया कि ब्रिंदलवाला का और उसके साथ साथ और भी जो टेररिस्ट गोल्डन टेम्पल में जो हाइड थे, ठीक है, उन्होंने तो बैरिकेड्स बनाया था, बट फिर भी इंडियन आर्मी उस टाइम उनसे वॉर करके, उनसे जंग लड़के उनको डिफेक्ट कर दिया एंड ब्रिंदलवाला का डेथ हो गया, और भी बहुत सारे टेररिस्ट का डेथ हुआ, कुछ टेररिस्ट को जेल भी ले जाया गया था, ठीक है।
सो 1986 पे यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था एक और, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ये भी ऑपरेशन हुआ था आपका कहाँ पे, गोल्डन टेम्पल में। गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, ठीक है, एक्चुअल में इसे पहले टेररिस्ट लोग बहुत यूज करते थे। जो भी डिमांड उनको रखना था, जैसे खालिस्तान का डिमांड रखा गया था, तो उस टाइम वो वहां जाके हाइड करते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा जगह है इसकी वजह से। सो बच्चा पार्टी, अगर आप चाहते हो ऐसे ही मजेदार सेशन से पढ़ने के लिए, ठीक है, ऐसे मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए, तो आप क्लास 9 के बच्चे हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो विक्ट्री 2.0। विक्ट्री 2.0 में ये हमारी टीम है, ये सारे टीचर्स मिलकर के आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फुल ईयर बैच है ये, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, डेली लाइफ क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलता है, एंड ऑल्सो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे होता है, एंड नोट्स भी आपको इंक्लूडेड है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। कैसे इनरोल करना है विक्ट्री 2.0 में, तो इस वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू बाय विक्ट्री 2.0, एंड आप इसको देख करके ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो फीस है वो है 5000 रुपीज। मैम ये फुल ईयर फीस है या फिर हमारे मंथली फीस है? तो ये फुल ईयर फीस है, गॉट इट, ये फुल ईयर फीस है, एनुअल फीस है 5000 रुपीज। इनकेस आपको अगर कोई भी क्वेरीज है विक्ट्री 2.0 से रिलेटेड क्लास 9 के बच्चों, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो रिगार्डिंग दी बैच, वी विल गाइड यू। सो प्लीज, अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे बैच में, लाइव क्लासेस में मजेदार तरीके से पढ़ना चाहते हो, ऐसे ही पीपीटीज के साथ एंड और भी गुड एजुकेशनल, क्वालिटी एजुकेशनल अगर आप चाहते हो, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे तो हमने देखा सेपरेटिस्ट मूवमेंट, डिफरेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ठीक है, डिमांड इन दिस रिजोल्यूशन, अखिल दल की पार्टी जब थी। अब हम देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इश्यूज कॉन्करिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन से इश्यूज आ रहे थे? अगर हम देखने जाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन से स्टेट है, तो एक्चुअल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 स्टेट है, ठीक है, 8 स्टेट, दैट इज आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। 8 सिस्टर्स है, 8 सिस्टर्स हम इसे कह सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसमें ये सारे स्टेट्स थे, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ये सब का अपना एक डिमांड था। यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और हर एक स्टेट का अपना एक डिमांड था। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये 8 सिस्टर्स है और ये 8 सिस्टर्स का अपना एक डिमांड था, ठीक है। चलिए, तो हम देखने वाले हैं ये जो स्टेट्स है, ये स्टेट्स में एक्चुअली ये स्टेट्स में सबसे पहले लैंग्वेजेस अलग है, उनका कल्चर अलग है, और ऑल्सो उनकी एथिक्स जो है, ठीक है, उनका जो मानना है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं ये 8 सिस्टर्स के बारे में। सो ऑल्सो 1954 में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाई गई थी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जो टेररिस्ट थे सीनो इंडिया बॉर्डर पे, एंड जो ट्राइबल्स थे नॉर्थ आसाम में, ठीक है, उनके लिए ये बनाया गया था, उनके लिए ये बना था। ये स्पेशली बना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड किया जाए, इनका प्रोविजन जो है रिस्पेक्ट किया जाए, एंड ऑल्सो वो शेड्यूल किया जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो थी, नॉर्थ ईस्ट पार्ट की जो काउंसिल थी, जिसका नाम रखा गया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट, ये 1971 में ये आया था, और इनमें इनका कॉमन इंटरेस्ट था, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट थे इनका एक कॉमन इंटरेस्ट था 1971 में। कॉमन इंटरेस्ट क्या था, कॉमन डिमांड क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट से? तो पहला डिमांड ये था कि हमें इकोनॉमिकली एंड सोशल स्पेयर चाहिए, मतलब हम इकोनॉमिकली ग्रोथ करें और हमारे पूरे ऑल ओवर दी इंडिया में हमारा एक सोशली स्पेयर होना चाहिए, हम कहीं तक भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इनका था इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट इंटरस्टेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का इनका डिमांड था। तो ये कुछ 3 कॉमन इंटरेस्ट थे ये सारे स्टेट्स के, एंड इनके लिए काउंसिल बनाई गई थी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट
1971 में। हाउ विल वी सी दिस प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट वन बाय वन। अब हम देखने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रॉब्लम एक एक करके, एक एक स्टेट करके। सबसे पहला स्टेट है अपना मिजोरम। सबसे पहला स्टेट है मिजोरम। जो मिजोरम में जो ट्राइब्स रहते थे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिजोरम में जो ट्राइब्स रहते थे, यहाँ पे माना जाता है कि ये एंशिएंट हिस्ट्री होते आया है कि यहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि व्हेन द इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट द गवर्नमेंट गेव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेजो मेजोरिटी एरिया ऑफ लोसे हिल्स। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई थी उस टाइम में जो इंडियन गवर्नमेंट थे उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जो है मेजो, उनको एक मेजोरिटी एरिया दिया जाए एज ए लोसी हिल्स, एज ए लोसी हिल्स। मेजो के जो लीडर थे उनका डिमांड ये था कि मेजो को एटोनॉमस बनाओ, मतलब मेजो को अपना एक अलग प्राइवेट बॉडी दे दो। उनका था कि हम अपना रूल और रेगुलेशन खुद बनाएं, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, तो मेजो के जो उस टाइम में कॉमन लीडर थे जिनका नाम था लीडर लाल दंगा लीडर थे मेजो के। 1951 में मिजोरम को कहा गया कि ये एक टेरिटरी इसको बना दिया जाए, और उस टाइम में जो लीडर थे मेजो के उनका नाम था लाल दंगा, और इनके साथ बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे। 1961 में लाल दंगा ने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की। ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया मिजो नेशनल फ्रंट, MNF। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो मिजोरम जो लाल दंगा थे उन्होंने कहा कि ग्रेटर मिजोरम, हम बनाएंगे मिजोरम को एक ग्रेटर मिजोरम, और हमें चाहिए इंडिपेंडेंट। हमें एज ए कि हम एक ही स्टेट में नहीं आ सकते, हमें अपना अलग सा स्टेट बनाना है जिसमें त्रिपुरा, मणिपुर, मेजोरिटी एरिया, ये सब किसके अंडर आना चाहिए, तो लूसे हिल्स के अंदर आना चाहिए। ये था इनका डिमांड। नेक्स्ट इज 1966 मार्च में मेजो नेशनल फ्रंट अनाउंस इमरजेंसी इन मिजोरम। जब इनका डिमांड नहीं माना गया तो 1966 में मेजो ने क्या किया, एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया और डिमांड रखा क्या गया, इंडिपेंडेंट मिजोरम। उस टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वो इस सिचुएशन को फ्रीली मतलब शांत की, एंड उन्होंने इस सिचुएशन को देखा, समझा और सप्रेस्ड की रेलेबली इसे सप्रेस्ड की। ठीक है, इस टाइम में कहा गया कि ठीक है, 1972 में कहा गया कि ठीक है, मिजोरम को एक यूनियन टेरिटरी बना दो एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। बाद में 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, और इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया मेजो नेशनल फ्रंट के साथ, मिजोरम के साथ, एंड इनमें कहा गया कि ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट तो बना गया, यूनियन टेरिटरी आप बन गए, अब 1985 से मैं साइन कर रहा हूं और आप एक फुल फ्लेज स्टेट बन गए हो, यहाँ पे आप अपना सरकार खुद बना सकते हो। इसकी वजह से जो लाल दंगा जो ऑलरेडी लीडर थे वो बन गए चीफ मिनिस्टर स्टेट के ऑफ द मिजोरम, तो इनका डिमांड हुआ फुलफिल। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है वो आता है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में देखा गया कि यहाँ पे नागालैंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट में यहाँ पे नागा ट्राइब्स रहते हैं, जिसे हम मैरिटल ट्राइब्स भी कहते हैं। ये जो नागा ट्राइब्स है, ये सेटल कहाँ पे है, तो ईस्टर्न हिमालय की तरफ सेटल है। ये नागा हिल्स में रहते हैं और ऑल्सो आसाम की बॉर्डर एंड म्यांमार में ये रहते हैं। इन 1946 में इनमें कहा गया कि कुछ जो एजुकेटेड यूथ थे, ठीक है, नागा के, उन लोगों ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नागा नेशनल काउंसिल, NNC, और बाद में इसे लीड किया गया था बाय दी अंगामी जापू फिसो के द्वारा ये लीड किया गया था ये ऑर्गेनाइजेशन NNC। ठीक है, 1955 में शिर्क मिसेस अपन between local Nagas and soldiers of Assam reliefs, military actions were taken to suppress the
सिर्क मिसेस 1955 में एक मतलब नागा के लोकेशन में, और जो सोल्जर्स थे आसाम राइफल्स के साथ, ठीक है, उनके बीच में कुछ वॉर हुआ था, जिसपे देखा गया कि मिलिट्री एक्शन भी लिया गया था, और जो नागालैंड जो एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया था 1 दिसंबर 1963 में, ठीक है। यहाँ पे देखा गया कि इसके अलग अलग नागा मेजोरिटी टेरिटरी है, एंड पार्ट बना दिया गया था ट्विंगस्टन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आसाम। 1983 में यहाँ पे कहा गया कि ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन और जो आसाम गण परिषद, ये दो ऐसे हम कह सकते हैं पार्टी थे आसाम में, जिनका कहना था कि आसाम में बहुत सारे बंगाली रहते हैं, तो उनको माइग्रेट कर दिया जाए। आसाम और जो बंगाली है उनको माइग्रेट कर दिया जाए, जो बंगाल से है वो बंगाल में चले जाए, और जो आसाम में वो आसाम में चले जाए। तो इसके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम कह सकते हैं कि पार्टीज थी, आसाम ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, और एक था आसाम गण परिषद, आसाम गण संग्राम परिषद, ठीक है। 1985 में जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी, ठीक है, वो एक होम मिनिस्टर, ऑल्सो जो होम मिनिस्टर थे जिनका नाम है शंकर राव चौहान, एंड जो एक हम कह सकते हैं लीडर थे आसाम के जिनका नाम है प्रफुल्ल कुमार मोहितो, इनके बीच में मीटिंग हुआ था, और मीटिंग होने के बाद देखा गया कि जो 1986 में इलेक्शन लड़ा गया था उसमें आसाम के जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें प्रफुल्ल कुमार मोहितो को बना दिया गया था आसाम गण परिषद का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था आसाम का, ठीक है। एंड ऑल्सो वहां से माइग्रेट हुए थे आसाम पीपल आसाम में चले गए थे, एंड बंगालीज बंगाल में चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट स्टेट। 1954 में NEFA यहाँ पे एक क्रिएट हुआ था, ठीक है। NEFA एक ऑर्गेनाइजेशन 1954 में, ऑल्सो 1972 में यहाँ पे कहा गया कि इसे अरुणाचल प्रदेश को कहा गया कि ये एक राइजिंग सन स्टेट है। ये रीजन ऐसा है जहां पे सबसे पहले सनराइज होता है। 20 फरवरी 1987 में स्टेटस दिया गया अरुणाचल प्रदेश को एज ए कॉन्स्टिट्यूट स्टेट यूनियन टेरिटरी का दिया गया था। ऑल्सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1970 to 2000, इस बीच में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत प्रोग्रेस की थी, ठीक है। बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था उसे फुलफिल भी किया, एंड ऑल्सो वो प्रोग्रेस के राह पे भी चली थी। प्रोग्रेस में बहुत सारे प्रोग्रेस उन लोगों ने किया था, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन में, ये सब फील्ड में अरुणाचल प्रदेश बहुत आगे गया था, एंड बहुत डेवलपमेंट भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नक्सलिज्म। ये शब्द आया कहां से? नक्सलिज्म को नक्सलाइज्ड मूवमेंट भी कहते हैं। नक्सलिज्म एक्चुअल में जो शुरू हुआ था वो हुआ था नक्सलबाड़ी से। नक्सलबाड़ी एक विलेज है दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट आपका वेस्ट बंगाल में आता है। यहाँ के जो पीपल है, नक्सलबाड़ी के जो पीपल है, इनके ही मूवमेंट से शुरुआत हुआ था नक्सलिज्म का, जिस मूवमेंट का नाम रखा क्या गया था? नक्सलाइट मूवमेंट। इनका कुछ ऑब्जेक्टिव था, इनको मूवमेंट क्रिएट करना था, और मूवमेंट क्रिएट इन लोगों ने किया था, कुछ ऑब्जेक्टिव रखा था इन्होंने, ठीक है। इनका कुछ डिमांड था। डिमांड ये था कि वहाँ के जो रूलर्स थे, या फिर हम कह सकते हैं किंग्स थे, या फिर जो जमींदार थे, ठीक है, इनका कहना ये था कि फार्मर्स को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो बाय दी लैंडलॉर्ड, जो हम नहीं सहेंगे। फार्मर्स को अपना लैंड लौटा दिया जाए, ठीक है। ऑल्सो जो उनका जो टेंडेंट्स है, ठीक है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, उनका जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए बाय दी लैंडलॉर्ड। ये डिमांड था नक्सलिस्ट मूवमेंट का, नक्सलिज्म का, ठीक है। ये जो नक्सलिज्म था ये कोई एक स्टेट में नहीं रहा,
सिर्फ ऐसा ही नहीं है क्या कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ, नहीं, ये बहुत आगे तक गया था और डिफरेंट स्टेट में भी आगे गया था। आगे हम देखेंगे नक्सलिज्म एक्चुअल में टेररिज्म का पार्ट बन गया था। वो एक उनका डिमांड था, बट उनकी जो हम कह सकते हैं ना कि हम एक्शंस था, वो जो एक्शंस था वो कहीं ना कहीं किसके तरफ था, टेररिज्म की तरफ उनका एक्शन था। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो थी वो मानती थी कि नक्सलिज्म एक टेररिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, डिफरेंट स्कीम्स भी बनाया एंड ऑल्सो पॉलिसीज भी बनाए कॉमन पीपल के लिए। ओके, उसके बाद देखा गया कि नक्सलिज्म कोई भी वेस्ट बंगाल में ही सिर्फ नहीं था, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं था, ये बहुत सारे स्टेट्स में क्या हुआ, आगे फर्दर आगे चलते गया, क्योंकि जैसा उनका डिमांड था, जैसे उनके ऊपर जो अत्याचार की गई थी, जो उनका एक डिमांड था, वैसे बाकी स्टेट के जो पीपल थे उनका भी डिमांड था। तो वो भी नक्सलिज्म में क्या होने लगे, आने लगे, उनका साथ देने लगे। जैसे आप नक्सलिज्म देखोगे कि ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में फैला, ठीक है, फिर उसके बाद विशाखापट्टनम में भी गया, फिर उसके बाद करीमनगर जो तेलंगाना में है वो भी नक्सलिज्म का पार्ट बना, फिर उसके बाद अबिलाबाद जो आपके बस्तर में है, अबिलाबाद, फिर जो बस्तर है, फिर उसके बाद जो राजनांदगांव एंड ऑल्सो जो आपका सुकमा जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ये सब पार्ट बने किसके, नक्सलिज्म के। जैसे गढ़चिरौली, ठीक है, एंड बांद्रा, फिर उसके बाद चंद्रपुर, ये सब महाराष्ट्र का पार्ट है, बट ये भी किसमें इंक्लूड हो गए, ये भी नक्सलाइट मूवमेंट में इंक्लूड हो गए थे। फिर आता है आपका बालाघाट एंड मंडला, ये सब मध्य प्रदेश में है, बट ये इंक्लूड हो गए किस पे, ये मध्य प्रदेश का स्टेट है, बट इंक्लूड किस में हो गए, ये इंक्लूड हुए ये जगह नक्सलाइट मूवमेंट में। उसके बाद देखे तो ओडिशा का कोरापुत ये भी ऐड हो गया था आपका नक्सलाइट मूवमेंट में, क्योंकि उनका डिमांड जो था वो उनसे जो जहां से शुरुआत हुआ था वहां से उनका मैच होता था, ठीक है, उनका डिमांड एंड उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वो भी ऐड हो गए थे नक्सलाइट मूवमेंट में। नक्सलाइट ने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की जिसका नाम है पीपल लिबरलाइजेशन गुलेरिया आर्मी। ये PLGA एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया था बाय दी नक्सलाइट। तो यहां पे आपका होता है 3 टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म। एक हो गया आपका सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिसपे बहुत सारे मूवमेंट हुए थे, उसके बाद आता है इशू ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वो भी खत्म हो गया, उसके बाद आया आपका नक्सलिज्म, वो भी एंड हो गया, फिर आता है आपका नेक्स्ट कम्युनलिज्म। ये कम्युनलिज्म क्या है, ये चिंटू के मन में एक सवाल आता है। तो कम्युनलिज्म, इस चिंटू के मन में जो सवाल आया उसे दूर किया जाए तो कम्युनलिज्म एक स्ट्रॉन्ग सेंस है ऑफ लॉयल्टी to the interest of common one particular group, religious, ethic, etc. rather than society as whole, which can lead extreme behavior or violence towards other. जैसे मान लो कि ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, हर लोगों का अपना एक सोच है, राइट, मेरा सोच अलग है, आपका अलग है, सबका अलग है, बट जब मेरा डिमांड, मेरा जो प्रॉब्लम है और आपका जो प्रॉब्लम है, जब हम दोनों का प्रॉब्लम मैच करने लगेगा, ठीक है, और ऐसे भी बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम मैच करेगा, जब हमारा प्रॉब्लम मैच करता है तो हम क्या करते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए डिमांड रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सामने, गवर्नमेंट के सामने, सबके सामने, क्योंकि हमारा क्या है, कॉमन इंटरेस्ट है। तो जब हम कोई भी ग्रुप बनाते हैं कॉमन इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, उसके लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं, बिहेव करते हैं एज ए टेररिज्म या फिर वॉयलेंस क्रिएट करते हैं, एक्सट्रीम बिहेवियर हमारा रहता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं। कम्युनलिज्म कहते हैं एक कमिटी के लोग। कम्युनलिज्म इज ए सीरियस थ्रेट टू यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। कम्युनलिज्म एक सीरियस थ्रेट है यूनिटी ऑफ कंट्री के लिए। कम्युनलिज्म इमर्ज आउट ऑफ नैरो रिलीजियस प्राइड। यहाँ पे रिलीजियस के लिए लोग आते हैं, जैसे आप एक रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, कोई और अलग रिलीजियस से बिलोंग करता है, तो अगर हमारा सोच और उनका सोच अलग है तो हम क्या करेंगे, उनके
वॉयलेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बड़े बड़े बैरिकेड्स है, उसके बाद ये लोग का सोच अलग है, इसका अलग है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दैट इज दी इनका अलग एक कम्युनिटी अलग अलग बना है, और वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस है, रिलीजियस के बेस पे। दिस इज नथिंग रॉन्ग, ये कुछ गलत नहीं है पीपल, ठीक है, हर पीपल का अपना डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस होता है, ये कोई गलत नहीं है। बट जो हमारी कंट्री है यहाँ पे सारे रिलीजियस रहते हैं। अगर हम कोई भी डिमांड रखते हैं तो डिमांड रखना चाहिए, अगर हम बातों से बातें कर रहे हैं, डिमांड रखते हैं, दैट ठीक है। बट अगर हम वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं या फिर वेपन्स यूज कर रहे हैं तो वो फिर गलत है, वो फिर गलत है। या फिर हम किसी के भी रिलीजियस को हम गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे लिए हमारा रिलीजियस इंपॉर्टेंट है, वैसे बाकियों के लिए बाकी का रिलीजियस इंपॉर्टेंट है। उनके लिए अपना सबका अपना रिलीजियस सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी के लिए उसका रिलीजियस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैंटिज्म इज बेस्ड ऑन कम्युनलिज्म, फैंटिज्म इज बेस्ड ऑन कम्युनलिज्म। People of different religions do not trust on each other. डिफरेंट रिलीजियस के जो पीपल है ना, वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो सस्पिशियस बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। मतलब वो क्या सोचते हैं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मैं उसका धर्म अच्छा नहीं है, ठीक है, ऐसे लोग सोचते हैं। बट ये गलत है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम एक दूसरे को कैसे, जो डिफरेंट रिलीजियस, और वो बहुत ही सस्पिशियस रहते हैं कि नहीं मेरा रिलीजियस सबसे बेस्ट है, वो लोग अक्सर में कैसे होते हैं, वो लोग दूसरे को एज ए एनिमी देखते हैं, वो लोग दूसरे को एज ए एनिमी देखते हैं। तो इसलिए ट्रस्ट बिटवीन पीपल इज बेस्ड ऑन कोएग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टेंस पे ट्रस्ट बनता है, और हमें ट्रस्ट नहीं ब्रेक करना चाहिए, सोसाइटी में एक यूनिटी बना करके रखना चाहिए, कम्युनलिज्म के बेस पे हमें नहीं लड़ना चाहिए। What are the ways to overcome कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म अगर हमें कम करना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले वी शुड मिक्स पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होगे, वहां पे हर एक रिलीजियस के पीपल रहते हैं, तो हमें हर एक फील्ड के रिलीजियस के साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट इज कि हमें वी शुड एक्सेप्ट द गुड प्रैक्टिस एंड आइडिया ऑफ ईच अदर। हमें एक दूसरे का अच्छी सोच हमें बनाकर रखनी चाहिए, और हम एक दूसरे को अपनी आइडिया शेयर करें और उसे हम एक्सेप्ट भी करें। We should able to look at and understand economy and social problem rationally. हमें हमेशा जो हमारे आसपास जो सोशल प्रॉब्लम चल रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, हमें देश को बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। और हमें जो हमारे आसपास प्रॉब्लम चल रहा है या फिर सोशल प्रॉब्लम चल रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, हमें साथ में मिलकर के उसे सॉल्व करना चाहिए, ना कि कम्युनिज्म के बेस पे उसे सोचना चाहिए, रैशनली सोचना चाहिए, ठीक है। We should reach the economic, political, historical regions and are responsible for distributing religious harmony. हमें अक्सर देखना चाहिए कि कहाँ से और किसने बोला और क्यों बोला, हिस्ट्री देखना चाहिए कैसे ये लोग कम्युनिटी अलग हुई, कम्युनलिज्म होना शुरू हुआ, और ये चीज बिल्कुल गलत है, ये चीज बिल्कुल गलत है। हमें साथ में मिलकर हमारे देश को आगे ले जाना चाहिए। फिर आता है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज रीजनलिज्म। दैट इज रीजनलिज्म। रीजनलिज्म मतलब होता है जब हम एक्सेसिव प्राइड हो जाते हैं किसी भी एक रीजन को लेकर के। जब हम रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म तो हमने देख लिया जो हम रिलीजियस के बेस पे है, रीजनलिज्म जब हम किसी भी एक रीजन को लेकर के ज्यादा प्राइड हो जाते हैं, ज्यादा गर्व महसूस करने लगते हैं, ठीक है, कि मेरा स्टेट महान है, मेरा स्टेट सबसे अच्छा है, मेरे स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी स्टेट का नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमारा स्टेट सबसे अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा रीजन सबसे अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रीजनलिज्म थ्राइव्स एंड रीजनल इम्बैलेंस डेवलपमेंट। जब रीजनलिज्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है बाकी जो रीजन है जो कमजोर है वो तो इम्बैलेंस होंगे ही होंगे, तो डेवलपमेंट फिर कैसे होगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड का, ऑल ओवर दी इंडिया का, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में सम स्टेट्स अचीव मोर प्रोग्रेस वाइल सम स्टेट्स रिमेन बैकवर्ड। जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड था तो उस टाइम में कुछ स्टेट थे जहां पे ज्यादा हम कह सकते हैं प्रोग्रेस हुआ, और कुछ स्टेट थे जहां पे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो जहां पे ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है वो स्टेट को मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, जो स्टेट ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बैकवर्ड स्टेट जो है, ठीक है, उनको नीड है जो स्टेट प्रोग्रेस है उनके लिए, तो अगर हम देखें बैकवर्ड स्टेट ओडिशा हो गया, आसाम हो गया, ठीक है, और जो प्रोग्रेस स्टेट है दैट इज महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, और बैकवर्ड स्टेट हो गए ओडिशा, बिहार, आसाम। तो ये जो स्टेट्स है, जो बैकवर्ड स्टेट्स है, उनको नीड है प्रोग्रेस स्टेट की। प्रोग्रेस स्टेट जब तक उसे मदद नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर अमीर अमीर ही बनता जाएगा तो गरीब गरीब ही बनता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट हो, एजुकेशनल रेट हो, या फिर इकोनॉमी को इक्वल होना चाहिए, ठीक है, हर किसी का, हर कोई भी भूखा ना मरे, अगर ऐसा होना चाहिए तो फिर हमें हर किसी का हेल्प करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ अनडेवलप्ड स्टेट। रीजनलिज्म हमेशा अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को रोकने से जो अनडेवलप्ड स्टेट है, ठीक है। पीपल ऑफ डेवलप्ड स्टेट बीइंग बिलीव दे आर सुपीरियर। जो डेवलप्ड स्टेट के पीपल है वो सोचते हैं कि हम तो सुपीरियर है, और जो बैकवर्ड पीपल है उनको हमेशा डाउन ही करते हैं। तो इसकी वजह से हमें कभी भी अपने कल्चर के ऊपर, हमें अपने स्टेट के ऊपर ऐसा सुपीरियर फील अगर हम कर रहे हैं तो इसलिए करें क्योंकि हम किसी और की भी मदद कर रहे हैं। पीपल फ्रॉम बैकवर्ड एरिया नीड और their religious identity to organize themselves। बैकवर्ड क्लास के जो पीपल है, जब तक हम उसे हेल्प नहीं करेंगे, बैकवर्ड रिलीजियस के जो पीपल है, एरियाज के जो पीपल है, जब तक हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो भी अपने आप को सोच नहीं पाएंगे कि यस मेरा रिलीजियस भी अच्छा है, मेरा रिलीजन भी अच्छा है। तो हमें रिलीजन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो रिलीजन बैकवर्ड हो या फिर बैकवर्ड जो रिलीजन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक जो प्रोग्रेस रिलीजन है उन्हें मदद करना चाहिए। कभी भी हमें रीजनलिज्म पे नहीं कि हाँ हमारा रीजन ये है, हम उस रीजन को हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिलीजियस और रीजन ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अपने धर्म को कभी भी हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए कि हम किसी और की मदद ना करें क्योंकि वो हमारे रीजन से नहीं है, ठीक है। सो दिस लीड्स टू बी रीजनलिज्म, क्योंकि हमारे भारत में हम सब एक है, वी आर ऑल हियर। आर देयर मोर प्रॉब्लम, और भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ है। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक ओवर पॉपुलेशन, इसे भी ओवरकम करना चाहिए। क्लीननेस, अगर ओवरकम नहीं कर रहे तो डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्लीननेस, एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, पॉवर्टी, गरीबी, फिर हाउसिंग एंड फूड, ये सब प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम पे इंडिया आज काम भी कर रही है, और हमें इंडिया गवर्नमेंट क्या काम करेगी, हमें भी एक दूसरे के लिए हेल्प करना चाहिए, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दिस एंड मूव फॉरवर्ड, वी आर प्रोग्रेसिंग स्टेडली, हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसलिए इंडिया को कहा जाता है एज ए डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। 1954 NEFA comprised of territories on the border and tribal areas towards the north of Assam. Indo-Pakistan, Sino-Indian, नेपोलिज्म या फिर इंडो बुटानिज्म, ये आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है, जरूर देना। 1961 लाल दंगा एस्टेब्लिश द डैश ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, असोम गंगा संग्राम परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, नागा नेशनल काउंसिल। आंसर कमेंट में जरूर देना। नागा ट्राइब इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉज नोन टू बी डैश ट्राइब, नोमैडिक, पैस्टोरल, या फिर मैरिटल, या फिर एथनिक। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, ये पूरा चैप्टर हो चुका है खत्म। आप प्लीज क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर देना। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इन केस अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है, आप हमारे साथ ऐसे ही इंटरएक्टिव पढ़ाई कर सकते हो लाइव क्लासेस में, ठीक है, इंटरैक्ट करके। तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लो। इन केस आपको कोई भी क्वेरी है तो आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल कर लेना। अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। थैंक यू सो मच।